बुढ़ापे का दर्द। जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें? क्यों उन्हें काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें ही खाने के लिए छोड़ दें? क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए? जरा सोचिए इस विषय पर। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। क्या रिश्ते, नाते ये सब धन का ही आधार है? क्या धन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी का निर्वहन करना, पालन करना और आज की युवा पीढ़ी की सोच, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड है आज की कहानी। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और मुफ्त में मिलने वाली दवाओं के लिए सभी लोग भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की ओर जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वे भिखारी तो बिल्कुल नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था। करीब ही उनकी बैसाखी भी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाजा शायद गलत था। वे बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उनके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उनके पास चला गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मेरा अंदाजा एक बार फिर से चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा, आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं तो अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें टेस्ट की। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। मैंने पूछा, बाबा, आप यहां कर क्या रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहां रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूं सर। मैं, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बुजुर्ग, ओ ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैं, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुजुर्ग, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा, ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। करीब ही एक वीरान बेंच थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में ही फंस गया था और यह बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया था डॉक्टर, और बाद में कुछ और रकम भी सौंपी थी, लेकिन उसके बाद घर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी भी डाली। मैं चकराया और बोला, बाबा, तो फिर आप यहां कैसे, इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं
किस्मत का शिकार हूं बेटा। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहीं रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, यह मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा, आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहीं पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहां और कैसे मारूं? बाबा की बात सुनकर मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मैं बोला, मेरा मतलब बाबा, आज भी आपको कोई भी अच्छी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग, ओह यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, 8,000 तनख्वाह, तो फिर आप यहां कैसे? बुजुर्ग, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक टिन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहां मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरी पत्नी को पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती बेचारी। मैं 10 से 5 की नौकरी करता हूँ। शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी ही हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाना होता है मुझे? बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था। उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा बड़ा किया। 2 साल पहले ही मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वह भी हमारे ही साथ रहती है। मैं तो अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का ही बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पांव नहीं है, घर बार भी नहीं। जो था वह बेटा बेचकर चला गया और यह आज भी अपने मित्र की मां की देखभाल करते हैं। कैसे इंसान है यह? कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ दिया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग, नो नो डॉक्टर, अरे वह सब तो उसी के लिए कमाया था। जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है भला? लेकिन बाबा, लेने का यह कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, यह तो लूट हुई ना। अब आपके यहां भीख मांगने का कारण भी मेरे समझ में आ गया है। बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपए में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहां आते हो भीख मांगने। बुजुर्ग, नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपए में तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है ना, उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवा चल रही है। 8,000 रुपए में उनकी दवाइयां मैनेज नहीं हो पाती। बस मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वह मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और यह खुद किसी और की मां की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने एक बार फिर कहा, बाबा, किसी दूसरे की मां के लिए
आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे, मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक और काम मिल गया है, और अगर उन्हें यह पता चल गया कि आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता चलेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना तो करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। माँ जी के लिए अगर आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी। मैं अभी समर्थ हूँ। डॉक्टर, मैं उनका बेटा हूँ, अगर मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुंचकर अभी खाना भी तो बनाना है। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए प्लीज। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे सपने दिखाकर, कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो? अब सहन करने की मेरी औकात नहीं रही डॉक्टर। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, हमसे भी अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर डालें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।